बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और सेल्स टैक्स एक्ट 1990 पे जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही हैं उसमें आज हम चैप्टर 7 का ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ पढ़ेंगे। ऑफेंस एंड पेनल्टीज़ बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है इस हवाले से कि इसमें आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें गलत हैं, जो गलत हो रही हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो उस पे जुर्म क्या है और उस जुर्म की सज़ा क्या है। जब जुर्म और जुर्म की सज़ा का पता चल जाए तो बंदा जुर्म करने से बच जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है सारे FBR के ऑफिसर्स के लिए कि जिनको ये पता लगेगा कि गलत क्या हो रहा है और उसको कैसे सही करना है, उसकी कितनी पेनल्टीज़ है, सारे टैक्स पेयर के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए और फिर स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से सुनेंगे। तो ये सेक्शन 33 है ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। इसमें ऑफेंस ऑफ पेनल्टीज़ की बात होती है। तो इसमें जो कॉलम नंबर 1 है वो ऑफेंस के बारे में बताएगा कि क्या इसमें हो रहा है, ये ऑफेंसेस हैं कॉलम नंबर 1 में। और कॉलम नंबर 2 में पेनल्टीज़ हैं, कौन सी पेनल्टीज़ हैं लगेंगी। और फिर वो सेक्शन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट कौन सा है जिसकी वायोलेशन हो रही है और उस पे पेनल्टी लग रही है, ये कॉलम 3 में होगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 33 है कि वेयर एनी पर्सन फेल टू फर्निश अ रिटर्न विद इन ड्यू डेट। अगर आप रिटर्न फाइल करने से फेल हुए, आपने रिटर्न नहीं फाइल की जो कि ड्यू डेट में करनी चाहिए थी, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे पर्सन को 10,000 रुपीज़ पेनल्टी पड़ेगी जो विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल नहीं करेगा, या रिटर्न बिल्कुल नहीं फाइल करेगा या विद इन ड्यू डेट नहीं करेगा, तो उसको 10,000 पेनल्टी होगी। तो इसमें एक प्रोवाइज़ो है कि अगर पहले 10 दिन वो लेट करता है तो उसको 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी, डिफ़ॉल्ट पड़ेगा। मसलन अगर डेट है रिटर्न फाइल करने की 18th थी, 18 से 28 तक 200 पर डे पड़ेगा। लेकिन अगर 28 से क्रॉस कर गया है तो फिर इसको 10,000 फ़ाइन हो जाएगा। तो इसलिए एक तो ये जो भी रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न ऑन टाइम नहीं फाइल करते वो समझें कि उनकी एक 10,000 रुपीज़ फ़ाइन हो जाता है। और जो ऑडिट कर रहे होते हैं ऑफिसर्स, उनको भी इस चीज़ का पता है कि अगर ऑन टाइम रिटर्न नहीं हुई तो उसकी 10,000 पेनल्टी होगी। तो ये कौन से सेक्शन में है, क्योंकि सेक्शन 26 करता है इनकम टैक्स सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो सेक्शन है वो 26 है। तो ये 26 की जब वायोलेशन होगी तो उस पर 10,000 फ़ाइन होगा। सेकंड वन है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है, वहाँ भी एनी पर्सन जब आएगा, रजिस्टर्ड पर्सन मीन हु फेल टू इशू एन अनवाइस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। तो सेल्स टैक्स अनवाइस जो है अंडर सेक्शन 23 इशू की जाती है। तो जब ज़रूरत हो और उसने टैक्स दूसरे बंदे से लिया है, टैक्स कलेक्ट किया है और अनवाइस इशू नहीं की उसको, मतलब चीज़ें बगैर अनवाइस के बेच दी, तो फिर उसके लिए क्या पेनल्टी होगी। तो ऐसा पर्सन के लिए 5,000 रुपीज़ और एक तो है 5,000 और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर। अगर तो 5,000 हायर होगा तो फिर 5,000 ली जाएगी। लेकिन अगर 3% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जितना भी टैक्स था 1 लाख रुपया था तो उस पर 3% 3 लाख होगा, देन फिर 5,000 ली जाएगी। लेकिन अगर 10 लाख है तो उस पर 3% जो होगा वो 30,000 होगा, देन फिर 5,000 नहीं ली जाएगी बल्कि 30,000 ली जाएगी। यानी कि दोनों में से जो हायर होगी वो पेनल्टी लगेगी। तो इसलिए ये ज़हन में रखें, जो भी इनवाइस इशू नहीं करते जिस पे टैक्स बनता है, एक तो उसको वो टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन साथ उसके 3% जो है ऑफ इनवाइस का उसको पेनल्टी भी लगेगी। इसी तरह एनी पर्सन हु अनऑथोराइज्डली, पहले ऊपर हो रही थी बात कि जो इशू करता, जिसने करनी थी उसने की नहीं, और एक ऐसा पर्सन अनऑथोराइज्डली इशू करे इनवाइस कि वो कर नहीं सकता लेकिन वो इनवाइस इशू कर देता है। जैसे कि ये फेक एंड फ्लाइंग इनवाइसेस वाले लोग हैं कि वो ऑथोराइज्ड नहीं था इनवाइस इशू करने के, लेकिन उसने कर दी।
तो वो भी इनवाइस क्योंकि सेक्शन 23 में आती है और चार्जिंग सेक्शन 3 है, उस पर सेल टैक्स भी चार्ज करना था, वो नहीं है हुआ। और इनपुट जो टैक्स जो है एडजस्टमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी के लिए सेक्शन 7 है कि वो उसको उसमें एडजस्ट करना था, तो वो गलत फेक इनवाइस पे अगर एडजस्ट हो रहा है तो ऐसा बंदा जिसने इनवाइस इशू नहीं करनी थी लेकिन उसने कर दी, तो वो बंदा 10,000 रुपीज़ करेगा। 10,000 उसका पेनल्टी होगी, या फिर 5% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज़ हायर, यानी कि 10,000 ज़्यादा है तो 10,000 ली जाएगी, या जितना टैक्स इन्वॉल्व था उस टैक्स का 5% अगर ज़्यादा है तो वो ली जाएगी। तो ये है सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 4 है एनी पर्सन हु फेल्स टू नोटिफाई द चेंज इन मटीरियल नेचर इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सनस एक्टिविटी, के रजिस्टर्ड पर्सन के जो पार्टिकुलर्स हैं उसमें रिक्वायर्ड है चेंज करने की लेकिन वो चेंज नहीं करता, जो कि रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 14 होती है, तो 14 की वायोलेशन होगी, तो ऐसे पर्सन की पेनल्टी होगी 5,000 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ उसको देनी पड़ेगी, इसलिए अपने पार्टिकुलर्स अपडेट रखने की ज़रूरत है। सब सेक्शन 5 है सेक्शन 33 का कि एनी पर्सन हु फेल्स टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, यानी कि टैक्स जो अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू थी, ये टैक्स जमा करवाना था लेकिन वो बंदा जमा नहीं करवाता, आर एनी पार्ट देयर ऑफ, जहाँ कोई उसका कुछ पार्ट यहाँ पूरे नहीं करवाता, इन द टाइम मैनर लेड डाउन अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स आर ऑर्डर मेड देयर अंडर, कि यानी कि जिस टाइम पे ज़रूरत थी कि वो उसने टैक्स पे करना है वो उस टाइम पे पूरा या उसका कुछ हिस्सा नहीं करवाता, तो वो वायोलेशन किसकी करेगा? एक तो चार्जिंग सेक्शन 3 है, 3 की वायोलेशन हुई, टैक्स चार्ज नहीं हुआ। फिर टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट जो है सेक्शन 6 है, इसकी वायोलेशन हुई। और टैक्स जो इनपुट टैक्स क्लेम करने वाला है उसकी, और 48 रिकवरी की। तो ऐसा पर्सन जो है इसको 10,000 रुपीज़ उसकी पेनल्टी पड़ेगी, आर 5% ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, 10,000 आर 5% अमाउंट द विच एवर इज़ हायर। तो ये है कि जब भी पेनल्टी लगती है हायर लगती है कि 10,000 या 5% विच एवर इज़ हायर वो लगेगा। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो है कि इफ़ द अमाउंट आर द पार्ट देयर ऑफ पेड विद इन 10 डेज, अगर तो 10 डेज के अंदर वो बंदा जमा करवा देता है फ्रॉम द ड्यू डेट, द डिफ़ॉल्ट शैल पे अ पेनल्टी 500 रुपीज़ फॉर ईच डे। डिफ़ॉल्ट जितना डिफ़ॉल्ट किया है तो वो 500 रुपीज़ उसको पेनल्टी पड़ेगी। मीन ये है कि वो फिर 10,000 या फिर 5% नहीं पड़ेगी। एक और इसमें प्रोवाइजो है, फर्दर नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड व्हेन एनी मिस कैलकुलेशन इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर किसी ने कोई मिस कैलकुलेशन की है, जानते बूझते नहीं की, कैलकुलेट कर रहा था वो हो गई, गलती हो गई, तो ऐसे किसी से गलती अगर हो जाती है, पहली दफ़ा होती है, तो उसको फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, फर्दर दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू नॉट पेड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 60 डेज तक भी गुजर गए और उसने जमा नहीं की, तो ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू होगा, तो डिफ़ॉल्टर जो होगा उस पे वो क्रिमिनल एक्शन भी ले सकता है कि वो स्पेशल जज जो है कस्टम्स, स्पेशल जज कस्टम्स है, उसमें उसकी FIR करके तो उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी की जा सकती हैं और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है जो कि 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट होगी। आर विच में यानी एक्सटेंडिंग द अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, तो वो जो अमाउंट है वो भी उसको जुर्माना भी होगा, जितना टैक्स इन्वॉल्व है 100% तक उसको जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए ये है कि जो अमाउंट ड्यू है जब नोटिस आए तो उसका अगर आप अपील में नहीं हैं, आप उसके एग्रीव्ड होकर कहीं अपीलेट फोरम में नहीं है, तो वो उसको पे कर दें ताकि इन पेनल्टीज से बच सकें। सेक्शन 33 का सब सेक्शन 6 है कि जो पर्सन रिपीट करता है कोई गलती, एनी पर्सन हु रिपीट एरर कैलकुलेशन इन द रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर वेयर अमाउंट ऑफ टैक्स लेस दैन द एक्चुअल टैक्स ड्यू डिपॉजिट, कि वही गलती के टैक्स पे करना था नहीं पे किया, गलती की, फिर उसको रिपीट किया, फिर रिपीट किया। एक तो मिस कैलकुलेशन की हमने कह दिया कि उसने अगर पहली दफ़ा हुई है तो उसको छोड़ दिया, लेकिन अगर कोई बंदा रिपीट कर रहा है तो ऐसे बंदे को 5,000 रुपीज़ पेनल्टी होगी, और या 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स विच एवर इज़ हायर,
यानी कि 3% अगर ज़्यादा है तो वो होगी, अदरवाइज़ 5000 पेनल्टी होगी, जो ज़्यादा होगी वो उसको पे करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 26 का, क्योंकि रिटर्न में फ़ाइल करते हुए पे करना है और डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी 7 है, तो इसकी वायोलेशन होगी तो उसको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसी तरह सब सेक्शन 7 है ऑफ 33, एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट, जो सेक्शन 14 है रजिस्ट्रेशन का, उसके तहत उसने अप्लाई करना था फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाई करना चाहिए था, बट फेल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई करने से पहले उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए था अंडर सेक्शन 14, लेकिन उसने नहीं किया, वो फेल हो गया ये करने से। सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ और 5% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज़ हायर, या तो 10,000 देगा या फिर जो ज़्यादा होगी उसमें उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें भी एक प्रोवाइजो है कि ऐसा पर्सन जो रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फेल टू गेट रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज़, अगर वो रजिस्टर नहीं करवाता, जब उसको नोटिस आया है रजिस्ट्रेशन होने का उसको होना चाहिए लेकिन नहीं करवाता और टैक्सेबल लाइबिलिटी एक्टिविटीज़ कर रहा है, इज़ लाइबल कन्विक्शन ऑफ द बाय द स्पेशल जज, तो उसको भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके की जा सकती है, उसको स्पेशल जज के ज़रिए उसको इम्प्रिजनमेंट की जा सकती है, जो कि 5 ईयर तक, जो 3 ईयर तक हो सकती है, और फिर उसको पेनल्टी भी 100% उसके लगाई जा सकती है। तो ये है जो रजिस्टर्ड नहीं होता, उसकी रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने की लेकिन नहीं होता, तो इसके भी होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि इम्पॉर्टेंट लेक्चर इस हवाले से है कि आपको ये पता चल रहा है कि क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं और क्या क्या जुर्म हो सकते हैं, और फिर जुर्म की सज़ा भी साथ है, तो फिर बंदा बच जाता है जुर्म करने से। इसी तरह सब सेक्शन 8 है, एनी पर्सन हु फेल्स टू मेंटेन अ रिकॉर्ड रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट आर द रूल्स मेड देयर अंडर, कि इस एक्ट का जो सेक्शन 22 है रिकॉर्ड का और सेक्शन 24 है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड का, कि 6 साल तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वो इस लॉ के तहत रिक्वायर्ड था कि कोई रिकॉर्ड मेंटेन करता और उसको 6 साल तक रखता, उसने नहीं ऐसा किया, सच पर्सन शैल पे अ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़, तो ऐसे बंदे को भी 10,000 रुपया पेनल्टी होगी और 5% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज़ हायर, अगर 10,000 ज़्यादा है तो वो देगा, अदरवाइज 5,000 विच एवर इज़ हायर वो देना पड़ेगी। इसी तरह सब सेक्शन 9 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्पेशली ऑफिसर्स के लिए, कि जब आप किसी को नोटिस देते हैं तो वो नोटिस आपका ऐसे ही उसका ये नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं होती, हर नोटिस आपका एक वैल्यू रखता है कि जब भी ऑडिट हो रहा है अंडर सेक्शन 25 में ऑडिट का है, तो रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट एनी रीज़न काज नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25, तो आप सेक्शन 25 में जब उसको नोटिस कर रहे हैं और वो उसको कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो वो रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड करता। जब आप पहला नोटिस देते हैं, फर्स्ट नोटिस पे रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करता, तो ऐसे पर्सन को क्या होगा, पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज़ उसको पेनल्टी पड़ेगी अगर वो पहले नोटिस पे रिकॉर्ड नहीं देता। फेल्स टू प्रोड्यूस अ रिकॉर्ड ऑन द रिसीट ऑफ सेकंड नोटिस, अगर आप फिर आप दूसरा नोटिस देते हैं उसका रिमाइंडर और उस पर भी नहीं रिकॉर्ड देता, तो ऐसे पर्सन को 10,000 रुपया पेनल्टी होगी। मीन ये है कि दोनों को अगर कंप्लाइंस नहीं करता और फिर आप तीसरा नोटिस देते हैं, दोनों की कंप्लाइंस नहीं करता, तो 15,000 एक तो वो पेनल्टी हो गई, और फिर आप तीसरा नोटिस इशू करेंगे, तीसरे पे भी नहीं देता, तो उस पर फिर हैवी पेनल्टी है 50,000 रुपीज़। आई थिंक थाउजेंड्स में जो आ रही है परसेंटेज के अलावा, वो ये सबसे बड़ी पेनल्टी है, 50,000 रुपीज़ पेनल्टी है कि अगर आपके नोटिस का रिप्लाई, इसका मतलब है कि आपके नोटिस की वर्थ है। तो जब भी आप नोटिस देते हैं और रजिस्टर्ड पर्सन उसको रिप्लाई नहीं करता, तो ये रजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी है कि वो नोटिस को ऐसे ही नहीं, वो कहते हैं कि इग्नोर कर दें, जी इग्नोर करने वाली बात नहीं होती, वो हर किसी का प्रॉपर रिप्लाई दिया करें। तो वो सेक्शन 25 के ऑडिट का अगर आप रिप्लाई ही नहीं सिर्फ 3 नोटिस का देते, तो 65,000 तो ये पेनल्टी सीधी सीधी बन गई। उसके बाद ऑडिट में जो बननी है वो अलहदा से हैं, लेकिन ये जो है ये सिर्फ इस चीज़ की है कि आपने रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया। फिर सेक्शन 26 की है, रिटर्न के एनी पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन, के कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी जो रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं दी बाय द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन अंडर द सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 25, जिसमें उसकी सेल समरी हो सकती है, परचेज समरी या कोई और इन्फॉर्मेशन जो सेक्शन 26 के रिक्वायर्ड थी, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन ने नहीं प्रोवाइड की,
तो ऐसे भी रजिस्टर्ड पर्सन को 10,000 पेनल्टी लगेगी, 10,000 पेनल्टी वो देनी पड़ेगी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो इसी तरह सब सेक्शन 11 है ऑफ सेक्शन 33 एनी पर्सन, जिसमें ये हैं टैक्स फ्रॉड के। मोस्टली जो हमने सेक्शन 2 की सब सेक्शन 37 पढ़ा था टैक्स फ्रॉड का, कि जानते बूझते हुए नोइंगली डिसऑनेस्टली ये करता है, तो इसकी जो पेनल्टीज़ हैं वो 100% पेनल्टीज़ होती हैं, और फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इसमें शुरू हो सकती है। तो क्या होता है टैक्स फ्रॉड का? सबमिट अ फॉल्स फॉरेज डॉक्यूमेंट आर एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, कि कोई ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को फॉल्स गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी टैक्स फ्रॉड में होता है। डिस्ट्रॉय, आल्टर, मैनुपुलेट, फॉल्सीफाई आर रिकॉर्ड इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इनवॉइसेस को अगर अपनी को ज़ाया कर देता है, रिकॉर्ड को फाड़ देता है, तो इस तरह का बंदा जो है उसे भी टैक्स फ्रॉड के ज़ुमरे में आएगा। और फिर नोइंगली एंड फ्रॉडुलेंटली, जानते बूझते और फ्रॉड के साथ मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड द फॉल्स डेक्लेरेशन, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स personification, gives any false information issue for the use of document which is forged and false डॉक्यूमेंट्स हैं, नोइंगली और डिसऑनेस्टली कर रहा है, तो ऐसा पर्सन क्या होगा? सल पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000, उसको एक तो 25,000 रुपीज़ है, और 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स अवेडिड सॉट और अवेडिड, जो कि अवेड की या कोशिश की अवेड करने की, विच एवर इज़ हायर, 100% ज़्यादा है तो वो लगेगी, या फिर 25,000 लगेगी। विदाउट प्रजुडिस टू अबव शेल आल्सो लायबल अपॉन द कन्विक्शन अंडर स्पेशल जज कस्टम्स के तहत वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी उसमें की जा सकती हैं। और जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जो कि 5 ईयर तक की हो सकती है। और इसी तरह वो जो अगर लेस देन 1 बिलियन है तो 5 ईयर की होगी, अगर 1 बिलियन से क्रॉस कर गया टैक्स फ्रॉड जो है तो फिर 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। और इसी तरह जितना टैक्स अवेड किया है उसके इक्वल पेनल्टीज़ भी लग सकती हैं। तो ये था सेक्शन सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 33। तो ये टैक्स फ्रॉड का सेक्शन है और इसमें टैक्स फ्रॉड के रिलेटेड मटेरियल है। इसी तरह सब सेक्शन 12 है ऑफ सेक्शन 33, where any person who deny or obstacle to access of the authorized officer to the business premises registered person, कि जो बिजनेस प्रीमिसेस को असेस ना दे, कि अंडर सेक्शन 25 एंड 38 और 38A और 40B जो है कि इन सेक्शंस के तहत अगर किसी का ऑडिट हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी हो रही है, जो कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं दे रहा, या ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है किसी की प्रीमिसेस पे कि उसकी प्रोडक्शन चेक करने के लिए या उसके जो है सेल्स चेक करने के लिए, लेकिन वो रजिस्टर्ड पर्सन को उसकी असेस नहीं देता, ना ही रिकॉर्ड देता है, ना ही स्टॉक तक असेस देता है, और फेल या फिर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिकॉर्ड की तो वो भी नहीं प्रोवाइड करता अंडर सेक्शन 25, 38, 38A एंड 40B। तो ऐसे बंदे को क्या होगा? सच पर्सन शेल पे अ पेनल्टी ऑफ 25,000 रुपीज़। तो ऐसे बंदे को भी 25% पेनल्टी होगी और 100%, 25,000 और 100% ऑफ द अमाउंट विच इज अवेडेड और ट्राई टू बी अवेड विच एवर इज़ हायर, वो उसको देनी पड़ेगी। और फिर उसके अलावा उसको स्पेशल जज कस्टम से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी शुरू होंगी, जिससे उसको ये है कि 5 ईयर तक की जेल भी हो सकती है, और उसके जुर्माना भी 100% ऑफ द अमाउंट हो सकता है जो उसने अवॉइड की है। तो ये जो जुर्माना है ये भी इसकी अमाउंट ऑफ टैक्स अवेडेड उसके इक्वल हो सकता है। तो उसके या जेल होती है या ये होता है, या फिर दोनों भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये थे हमारे सब सेक्शन 12 तक। तो मैं समझता हूँ कि एक लेक्चर में काफ़ी हो गया है। तो ये अगर आप समझते हैं कि आप सीख रहे हैं इसमें, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।